प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को सेलों के संयोजन में मिश्रित क्रम संयोजन को बताकर सेलों के संयोजन को समाप्त किया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की जो हमारी हेडिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अतः आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और इसमें बताए गए हेडिंग्स को आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो हेडिंग है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ओके, इससे संबंधित प्रश्न भी किए जाते हैं, मतलब आंकिक प्रश्न भी किए जाते हैं और साथ ही साथ इन नियमों को भी पूछा जाता है। अतः आप लोग इसकी महत्वाकांक्षा को समझिए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी पर लिखते चलिए। ठीक है, तो आइए हम लोग हेडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी जो हेडिंग है वो है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ जो है ये वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक किरचॉफ ने किसी भी वैद्युत परिपथ तथा उसमें प्रवाहित धारा और सेल के विद्युत वाहक बल से संबंधित दो नियम प्रस्तुत किए, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। ठीक है, और ये नियम निम्न हैं और इस नियम में जो आपका पहला नियम आता है इसको कहते हैं प्रथम नियम, या इसी का दूसरा नाम है बच्चों संधि का नियम। ठीक है, संधि का नियम। आप लोग थोड़ा सा संधि के नियम को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान नियम है, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ये नियम क्या कहता है। नियम कहता है किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? शून्य होता है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, इस नियम के अनुसार ऐसा बताया गया है कि किसी भी परिपथ में मिलने वाली धाराएं जो होती हैं उनका बीजगणितीय योग, कहने का मतलब समेशन ऑफ आई कितना होता है? 0 होता है। ये आपके किरचॉफ का पहला नियम है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। कोई एक परिपथ है जिसमें एक संधि बनी है और इस संधि पर कई तार एक साथ जोड़े गए हैं, चालक तार हैं, आपस में जोड़े गए हैं और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही हैं और कुछ ऐसी भी धाराएं हैं जो संधि से दूर जा रही हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें 2 प्रकार की धाराएं देखने को मिल रही हैं। कुछ ऐसी धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही हैं तथा कुछ ऐसी भी धाराएं हैं जो कि संधि से दूर जा रही हैं। तो पहला आपका इसमें नियम है कि जो भी धाराएं संधि की ओर आती हैं वो धनात्मक होती हैं और ऐसी धाराएं जो संधि से दूर जाती हैं वो आपकी क्या होती हैं बच्चों? ऋणात्मक होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो संधि की ओर जो भी धाराएं आएंगी, संधि की ओर वो सभी धाराएं धनात्मक होंगी और संधि से दूर जो भी धाराएं जाएंगी वो सभी क्या होंगी? ऋणात्मक होती हैं। ये आपका बीजगणितीय योग करते समय इस नियम को फॉलो करना है। तो आइए ज़रा समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक परिपथ है जिसमें I1, I2, I3, I4 और I5 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, जिनमें एक संधि है। इस संधि पर सभी धाराएं, हम लोग अगर इस संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग देखेंगे तो ज़रा यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो संधि की ओर I1 आ रही है इसलिए प्लस होगा, फिर बीजगणितीय योग करना है, चिन्ह सहित हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे और उसके बाद I2 भी संधि की ओर आ रही है इसलिए I2 को भी प्लस कर लेना है। फिर प्लस में I3 संधि से दूर जा रही है इसलिए यहाँ पे माइनस में I3 लिख देना है एंड प्लस संधि से दूर I4 भी जा रहा है तो माइनस में I4 लिखेंगे बच्चों और प्लस में माइनस में
I5 लिख देना है। माइनस चिन्ह उन सभी धाराओं में, उन धाराओं के परिमाण में लगाना है जो कि संधि से दूर जा रही हैं। तो हमने आप लोगों को रूल बता दिया था, उसी का हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने बताया I1 I2 संधि की ओर आ रही हैं, इसलिए धनात्मक होंगी। I3 I4 और I5 संधि से दूर जा रही हैं, इसलिए ऋणात्मक होंगी। और इसका जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है, इसलिए 0 लिख देना है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा I1 प्लस में I2 माइनस में I3 माइनस I4 माइनस में I5 बराबर 0। अब जो माइनस वाले हैं उनको साइड कर देना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 I4 और I5। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हमने किरचॉफ के नियम को लगाया और हमें मिल क्या रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। I1 और I2 का जो योग है I3 I4 और I5 के योग के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब I1 I2 का जो योग है वो किसके बराबर आ रहा है? I3 I4 और I5। I1 I2 संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं और I3 I4 I5 संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का जो योग होता है वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जितनी धाराएं इसमें आएंगी, यानी कि जितनी धारा संधि की ओर आएगी उतनी ही धारा संधि से दूर जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसमें देखने में स्पष्ट हुआ कि संधि पर जितनी भी धारा आएगी वो पूरी की पूरी धारा संधि से दूर की तरफ चली जाएगी। कहने का मतलब जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश उसमें उन चालक तारों के माध्यम से दूर भी चला जाएगा। इसलिए इस नियम को हम लोग आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। या आपसे प्रश्न कर सकता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आप लोग बताएंगे किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? एक बार फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं। हमने आपको बताया कि किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो समेशन होता है, यानी कि बीजगणितीय योग होता है, एल्जेब्राइक समेशन है, वो क्या होता है? 0 होता है। हमने एक मान लिया संधि जिस पर कुछ धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। हमने आपको रूल बताया, संधि की ओर जो भी धाराएं आएंगी उनको हम लोग पॉजिटिव से यानी कि धन से दर्शाएंगे और संधि से जो दूर आएंगी, दूर जाएंगी धाराएं, उनको हम लोग ऋण चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। तो यहाँ से हमने आपको बताया कि इस रूल को फॉलो करना कैसे है। हमने फॉलो करना बताया। इस रूल को क्या है? I1 I2 संधि की ओर आ रही थी इसलिए प्लस में लिख देना है। बाकी I3 I4 I5 संधि से दूर जा रही थी, माइनस में लिख करके प्लस करना है, सबका ऐड करना है। तो यहाँ से हमें मिला कि संधि की ओर आने वाली धाराएं संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर हैं। अतः ये जो यहाँ पे चालक तार हैं, इनमें जितना आवेश आएगा उतना ही आवेश इस संधि से दूर जाएगा। अतः ये जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आपका किसको फॉलो करता है? ये किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये था आपका किरचॉफ का पहला नियम। आगे हम लोग दूसरी हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हेडिंग हमारी है किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम या इसी को हम लोग कहते हैं द्वितीय नियम या इसी को कहा जाता है बंद पास का नियम। ठीक है, बंद पास का नियम, बंद पास का नियम है। नियम ज़रा आप लोग समझिएगा, ये जो हम फार्मूला लिख रहे हैं उसी को आप लोग याद रखेंगे तो निश्चित रूप से
इसको बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आपका नियम क्या है इसको ज़रा समझिएगा। किसी भी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, ठीक है, किसी भी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा वैद्युत प्रतिरोध यानी कि संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है वो विद्युत वाहक बल यानी कैपिटल ई के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार फिर से समझिएगा। किसी भी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, किसी भी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है, प्रतिरोध हो गया, धारा के साथ गुणा करना यानी कि धारा और उसमें जो प्रतिरोध रहेगा उसका गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका जो दूसरा नियम है उसमें हमने आपको बताया किसी भी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका था किरचॉफ का दूसरा नियम और इसको हम लोग एक परिपथ की सहायता से ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई सेल है और इस सेल के साथ यहाँ पे एक कोई प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई दूसरा सेल है। ठीक है, ये कोई दूसरा सेल है और इस दूसरे सेल की सहायता से एक कोई दूसरा प्रतिरोध जोड़ा गया है और यहाँ पे एक और प्रतिरोध जुड़ा है। ठीक है, प्रतिरोध ये आपका R1 है, का R2 है और ये आपका R3 है। तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3 और इन्हें जो है एक परिपथ में जोड़ा गया है। दो सेलों की सहायता से इसको जोड़ा गया है। ठीक है ना, दो सेल हैं। इन सेलों के जो विद्युत वाहक बल हैं वो आपके E1 और E2 हैं। ध्यान दीजिएगा, इन सेलों के जो विद्युत वाहक बल हैं बच्चों वो E1 और E2 हैं। इस E1 के द्वारा इस पहले ये बंद पास है पहला नंबर और बंद पास है दो। बंद पास का मतलब एक खंड है, ये एक बंद पास हो गया और दूसरा खंड ये नीचे वाला है। तो दो बंद पास इसमें आपके दर्शाए गए हैं। ओके, तो दो बंद पास हैं और इसमें जान रहे हैं ये आपका धन सिरा है, ये ऋण सिरा है। ठीक ऐसे ही ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है। तो हम लोग जानते हैं जो वैद्युत धारा होती है वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए जो E1 के द्वारा धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। मान लेते हैं E1 के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, तो इसकी जो दिशा हो जाएगी क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर होती है, तो इसलिए I1 इस तरफ हो जाएगा। ठीक ऐसे ही E2 के द्वारा प्रवाहित धारा अगर I2 होगी तो यहाँ पे I2 लिख देना है, प्लस से माइनस की ओर को प्रवाहित होगी। कहने का मतलब प्रतिरोध R1 में धारा I1 प्रवाहित होगी और प्रतिरोध R2 में धारा I2 प्रवाहित होगी। ओके, उसके बाद ये जो I1 और I2 हैं इस संधि पर मिलेंगी और जब संधि से दूर जाने लगेगी धारा तो क्या होगा, संधि की ओर आने वाली जो धाराएं होती हैं संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। ओके, तो संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं I1 और I2, तो इसलिए दोनों जुड़ करके आगे की ओर प्रवाहित होंगी। तो I1 प्लस I2 जो धारा है वो प्रतिरोध R3 में प्रवाहित होगी। तो यहाँ हम लोग पहले बंद पास के लिए देख रहे हैं, इसमें जो प्रवाहित धारा है इसकी दिशा इस तरफ है। दूसरे बंद पास में जो प्रवाहित धारा है वो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले बंद पास के लिए लिखेंगे, पहले बंद पास के लिए किरचॉफ के
द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से पहले बंद पास के लिए हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सेलों के विद्युत वाहक बल हैं वो E1 और E2 हैं और पहले बंद पास में दो विद्युत सेल जोड़ी गई हैं। ओके, तो पहले बंद पास में दो विद्युत सेलें हैं जिनके जो विद्युत वाहक बल हैं E1 और E2 हैं और दो प्रतिरोध भी हैं R1 और R2 हैं, दो प्रकार की धाराएं भी हैं I1 और I2। ठीक है, तो हम लोग पहले धारा लिखेंगे। मान लेते हैं R1 के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं तो R1 में प्रवाहित धारा I1 है, तो ये हो जाएगा I1 इंटू R1, फिर प्लस में I2 जो प्रवाहित हो रही है, I2 की जो दिशा है वो I1 के विपरीत दिशा में है। I1 इस दिशा में है, I2 इस दिशा में है, इसलिए दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, माइनस में I2 लिख देना है और I2 जो है R2 में प्रवाहित हो रही है, इसलिए R2 लिख देना है, बराबर पहले से ये हो गया I और R का R1 के लिए गुणा और I और R का गुणा R2 के लिए। ओके, और इन सब का बीजगणितीय योग करना था, यानी चिन्ह सहित जोड़ना था। चिन्ह सहित जोड़ने का मतलब अगर विपरीत दिशा में है तो माइनस कर देना है, अगर एक ही दिशा में है तो क्या कर देना है, सबको ऐड कर देना, प्लस कर देना है। ओके, तो यहाँ से देख रहे थे हम लोग कि I1 की विपरीत दिशा में I2 प्रवाहित हो रही है, इसलिए क्या करना है बच्चों, I1 की विपरीत दिशा में I2 है, इसलिए I1 या I2, I1 की विपरीत है I2, इसलिए I2 में माइनस लगा देना है। ओके, तो ये हो जाएगा I1 R1 प्लस में माइनस में I2 R2 इज इक्वल्स टू E1 प्लस दूसरा सेल का जो विद्युत वाहक बल है E2 है, लेकिन पहले की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा I1 R1 माइनस में I2 R2 बराबर E1 माइनस में E2। ये हो गया पहले बंद पास के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरे बंद पास के लिए लिखेंगे। दूसरे बंद पास के लिए क्या होगा बच्चों, दूसरे बंद पास के लिए यहाँ पे देख रहे हैं एक ही सेल जुड़ा है दूसरे बंद पास में जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, तो यहाँ से E2 को जोड़ना नहीं है। दो प्रकार के प्रतिरोध हैं, एक R2 है, दूसरा R3 है। ओके, तो R2 और R3 दो प्रकार के प्रतिरोध इसमें जोड़े गए हैं जिनमें धाराएं I2 और I1 प्लस I2 प्रवाहित हो रही हैं। तो R2 में प्रवाहित धारा I2 है, I2 लिख देना है इंटू R2 लिख देना है। प्रतिरोध और धारा और संगत प्रतिरोध दोनों का गुणनफल हो गया। और R3 के लिए जो धारा है वो आपकी I1 प्लस I2 है और प्रतिरोध आपका R3 है। दोनों एक ही दिशा में धारा प्रवाहित कर रही हैं, इसलिए दोनों का चिन्ह समान होगा, बराबर होता है सेलों के विद्युत वाहक बलों का योग, बीजगणितीय योग। तो सेलों के जो विद्युत वाहक बल हैं, एक ही सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, तो यहाँ पे सीधा सीधा E2 लिख देना है। एक बार फिर से देखिएगा, R2 और उसमें प्रवाहित धारा दोनों का गुणा कर देना है। उसके बाद R3 और उसमें प्रवाहित धारा यानी कि I1 प्लस I2 दोनों गुणा कर देना है। बीजगणितीय योग करना है, दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही थी, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा देना है और बराबर E2 लिख देना है, क्योंकि एक ही सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है बच्चों, E2 है। तो ये था आपका किरचॉफ का दूसरा नियम दोनों प्रकार के बंद पास के लिए। ओके, तो दोनों प्रकार के बंद पासों के लिए, पहले बंद पास और द्वितीय बंद पास के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया है। इस नियम को आप लोग समझिएगा। और ये जो नियम है आपका किरचॉफ का दूसरा नियम, ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे,
वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।